राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम देख रहे थे प्रयोगवाद के बाद श्रीकांत वर्मा और धूमिल को हमने स्टार्ट किया था। यहीं पे पिछली क्लास में ब्रेक लगाया था कि आधुनिकतावादी दौर के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा थे और धूमिल थे। इसका प्रभाव श्रीकांत वर्मा पे अधिक है और धूमिल पे कम। धूमिल इससे मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं, लेकिन काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजल की एक लागी हैं पे लगी हैं। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध उनका काव्य है, यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। उनके पूर्ववर्ती काव्य संकलन किसके? श्रीकांत वर्मा के दिनारंभ है, माया दर्पण है, जलसा घर है, आत्मरति और आत्मश्लाघा का प्राधान्य है। भीड़ से घृणा है, यौन विकृतियों की बजबजाहट भी कम नहीं है। जैसे किसी वेश्या के कोठे से अपने को बुझाकर इन रचनाओं में ऊब, अनिर्णयात्मकता, आक्रामकता, विडंबना, यौन विकृति आदि सभी कुछ आधुनिकतावाद के लक्षण हैं। पर मगध में शांति है, सोच है, रास्ते की खोज है। ऐतिहासिक अतीत को वर्तमान की असंगति से जोड़ने का प्रयास है। इसका पूर्वाभास पूर्ववर्ती रचनाओं में जहाँ तहाँ दिखाई देता है, जैसे जलसा घर का कलिंग। मगध इन्होंने लिखा है तो मगध में मगध, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, नालंदा, तक्षशिला, कौशल, अशोक, सकटार, अजातशत्रु, वसंतसेना, अम्बपाली आदि का जादुई स्मरण है। एक मायालोक भी है और नहीं भी है। इस अतीत के समानांतर वर्तमान भी चलता रहता है। इसमें एक धुंधले अनिर्दिष्ट भविष्य का भी संकेत है और जीवन बोध और मृत्यु बोध का भी। इसका मुख्य मुद्दा है, सवाल यह है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अश्वारोही, यह रास्ता किधर जाता है? कपिलवस्तु और नालंदा कोई नहीं जाता। रास्ते के अभाव में लोग भटकते रहते हैं। इतना अवश्य है कि उसे मालूम है कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल में विचारों की कमी है। वह यह भी कहता है कि हस्तिनापुर का एक शत्रु पल रहा है विचार, किंतु विचार की कोई रूपरेखा नहीं है। वह एक तीसरे रास्ते की ओर भी संकेत करता है कि यह वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता। प्रश्न होता है कि फिर से वह कहाँ जाता है? इसका कोई उत्तर नहीं है। अंतिम सत्य के रूप में महाकाल की छाया भी है। अंतिम कविता इसी के संबंध में है। जिस भटकाव से श्रीकांत वर्मा के काव्य जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी भटकाव और मृत्यु बोध में उसका अंत भी होता है। अस्तित्ववादी अवसाद से उसे मुक्ति नहीं मिलती। आधुनिकता बोध का भाषिक खिलंदड़ापन भी यहाँ मौजूद है। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। धूमिल की ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष देखकर थोड़ी देर के लिए निराला की याद आ जाती है। पर धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बंधा था तो दूसरा छोर अराजकता से। ये दोनों प्रवृत्तियां शुरू से ही दिखाई पड़ती हैं और अंत तक इन दोनों ने अपना संग साथ निभाया। सन 1967 में ही वह एक और आधुनिकतावादी कविता लिख रहे थे तो दूसरी ओर लिख रहे थे मोचीराम। उनके 3 संग्रह संसद से सड़क 1972 में आता है, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में दोनों प्रवृत्तियां मिलेंगी। राजकमल चौधरी की मृत्यु पर लिखी गई उनकी कविता में आधुनिकता की विकृतियां भरी पड़ी हैं। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न नहीं है। गांव घर से उठाए हुए मुहावरों तथा बिंबों से भी यह स्पष्ट है, जैसे उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है।
मासिक धर्म में डूबे हुए लत्ते सा लड़खड़ाता दिन। औरत के प्रति धूमिल के रुख और चौधरी के रुख में कोई अंतर नहीं है। जहां तक राजनीति विचारधारा का प्रश्न है, वह किसी भी विचार से प्रतिबद्ध नहीं है, किंतु युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी मालूम पड़ती है। देखना यह है कि उनकी राजनीतिक समझदारी क्या है। भारतीय लोकतंत्र से कवि का मोह भंग हो चुका है, उसे दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। कहता है यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पे जिंदा है। जनतंत्र जल रहा है, उसका नक्शा ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पे अक्ष है। सुरक्षा का सवाल व्यर्थ हो गया है, क्योंकि और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। संसद के बारे में उसका विचार है। कहता है कवि कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। प्रजातंत्र के विरुद्ध नाम से तो स्वयं एक कविता ही लिखा है उन्होंने। दूसरे प्रजातंत्र को खोज रहा है, कोई रास्ता नहीं मिलता। वह वामपंथ की संभावनाएं टटोलता है, बाएं हाथ का समर्थन करता है। एक अन्य स्थान पे कवि कहता है, लोकतंत्र के इस अमानवीय संकट के समय कविता के जरिए मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचा सकता हूँ। कविता के जरिए उसे बचाना एक इच्छित कल्पना है, पर उसकी दृष्टि में वामपंथ का चरित्र भ्रष्ट है। पतझड़ कविता में वह जनवाद और जनसंघ को एक सूत्र में बांध देता है। जनवादी मुद्रा में शाखों पर चढ़ी नकचढ़ी हवा शब्द वृद्ध पत्तों पे समकालीनता के जनसंघी नुस्खे लिखती है। क्रांति की संभावनाओं पर भी उसे विश्वास नहीं है। यहाँ के प्रसंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। रह गया नक्सलवाद। संसद से सड़क तक में नक्सलबाड़ी पर एक कविता लिखा है इन्होंने। तो पूछता है कि नक्सलबाड़ी कविता किसमें संकलित है, तो संसद से सड़क में संकलित है, नेट में आया हुआ है। पटकथा धूमिल की कविता है पटकथा। इसमें कवि लिखता है कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। कल सुनना मुझे में श्री काकुलम पर एक स्वतंत्र कविता है। एक कविता में छापामार दस्ते की याद दिलाता है और अंधेरे में एक युवा व्यक्ति गुम हो जाता है। अन्यत्र वह कहता है कि और शब्द जहाँ सक्रिय है, भूख का सिलसिला छापामार सीटियाँ बजाने लगा है। जाहिर है नक्सलवाद के प्रति उसकी सहानुभूति है। कुछ दिनों तक नक्सलवाद एक सार्थक आंदोलन माना जाता था। यदि धूमिल की उससे सहानुभूति है तो इसे अन्यथा सिद्ध करने के लिए बौद्धिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है। धूमिल के मोचीराम का जिक्र किए बिना धूमिल प्रकरण अधूरा रहेगा। कदाचित यह उनकी सर्वोत्तम कविता है, निहायत संयमित और निहायत प्रभावशाली जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई। उसके अपने अन्वेषित मुहावरे यहाँ भी हैं, उनकी चमक भी है, पर ये अलग से नहीं चमकते। पूरी कविता को चमका कर उसी में चमकते हैं, कविता के भीतर। बातचीत की शैली में यह भी एक आलाप है। बौखलाए हुए आदमी का एक आलाप नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एक आलाप। पेशे में छिपे एक अदद इंसान के प्रतिकूल खड़े आदमी के खिलाफ भाषा का हस्तक्षेप कविता बन जाता है। मोचीराम के औजारों के पास शब्द हैं, वे बोलते हैं, वे कहीं ना कहीं आदमी बनने की तमीज भी सिखाते हैं। मोचीराम का बसंत पेशे से जुड़ के अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय हो जाता है। वह जीने का सही तर्क पेश करता है।
उसके प्रभाव में तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। जब अंत में चुप और चीख के अंतर विरोधों का एक ही फर्ज बयान करता है तो कहना पड़ता है कि तू मोची नहीं है, शायर है। पटकथा में इसकी जटिलता नहीं है, बल्कि एक प्रकार की सपाटता है। आधुनिकता से प्रभावित कविता की भाषा समस्या मूलक हो गई है। सन 1960 के बाद के कवियों ने शब्द, भाषा और कविता पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बदले हुए माहौल में छायावादी भाषा या नई कविता की बिंबधर्मी भाषा कम ही नहीं रह गई थी। धूमिल ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया वे नए और टटके ही नहीं हैं, बल्कि धक्का मार भी हैं। कहते हैं धूमिल, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। इस भदेश भाषा को कवि अभिजात्य की बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह वह भाषा की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। इसका दूरगामी प्रभाव हिंदी कविता की भाषा पर पड़ा, पर इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि भाषा के चमत्कार ने कविता को जहाँ तहाँ प्रच्छन्न भी कर लिया है। अब आते हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी मूलतः वामपंथी विचारधारा के कवि हैं। प्रायः कहा जाता है कि उनकी आरंभिक कविताओं पर धूमिल के मुहावरेबाजी और खिलंदड़ापन का प्रभाव है, किंतु दोनों कवि लगभग एक साथ लिख रहे थे। जिस वर्ष धूमिल का संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ, उसी वर्ष 1972 में जगूड़ी का भी पहला संग्रह नाटक जारी है छपा। तो जगूड़ी का पहला काव्य संग्रह नाटक जारी है। दोनों ही अकविताभास से मुक्त नहीं हैं। दोनों ने मुख्यतः लोकतंत्र के विरुद्ध लिखा है। अकवितावाद या आधुनिकतावाद के प्रमाण में कुछ पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। लिखे हैं जगूड़ी कि 21वीं शताब्दी को इस बेरौनक लोकतंत्र में जीना है तो वेश्या की सार्वजनिक योनि से संभव है। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण धूमिल से अलग नहीं है। भेड़िए धूमिल की कविताओं में भी हैं और जगूड़ी की कविताओं में भी। जगूड़ी लिखते हैं कि आदमियों के जंगल में छिपे हुए भेड़िए पिछले पंजों से मिट्टी खोद रहे हैं और हिलती फिर रही है लोमड़ी कुंठाओं की रोएंदार पूछे। इस व्यवस्था में इस संग्रह की लंबी कविता है। तो इस व्यवस्था में ये लीलाधर जगूड़ी की कविता है। वस्तुतः व्यवस्था का हाल बेहाल है। लिखते हैं जगूड़ी कि वस्तुतः व्यवस्था का हाल बेहाल है। नौकरी, गरीबी, कुर्सी, कानून सब अस्त व्यस्त है। वास्तविकता तो यह है कि इस व्यवस्था में हर आदमी कहीं न कहीं चोर है, किंतु इसे बदलने के लिए वह कोई कारगर संकेत नहीं देता। आज़ादी की जूठी थाली का फैशन यहाँ भी है। जगूड़ी की स्वीकारोक्ति है। कहते हैं, संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ, जो न क्रांति होता है न नजरिया न विचार। उनके अन्य संग्रह देख सकते हैं इस यात्रा में, ये नेट में आ चुका है। इस यात्रा में किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की है। रात अब भी मौजूद है, मोस्ट है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी सब शक्ति देता है आदि। इस यात्रा में व्यवस्था विरोध के साथ विषय वस्तु का विस्तार हुआ है। भाषा और क्रियाहीन वाक्यों की उछल कूद के बावजूद चीजों को समग्रता पकड़ने की क्षमता बढ़ी है। रात अब भी मौजूद है में परिवेश की भयावहता का यथार्थ अंकन है। बची हुई पृथ्वी में भाषा का खिलिंदड़ापन स्थगित सा लगता है। सीधी सादी भाषा में कविता की व्यंजकता समृद्ध हुई। इसे उनकी काव्य यात्रा की अगली मंजिल कह सकते हैं। अंतर्देशीय और चिड़िया दो इस संग्रह की अच्छी रचनाएं हैं। तो अंतर्देशीय और चिड़िया दो, ये भी दो किसकी कविता है? लीलाधर जगूड़ी की है। तो ध्यान देना है।
किसमें संकलित है? बची हुई पृथ्वी में। घबराए हुए शब्द में कवि कहता है, क्या कहता है कि अशर में एकदम धर्म सरीखी, मैं हर बार एक कविता लिखना चाहता हूँ। धर्म के नाम पे मुंह बिचकाने वाले लोग नहीं समझते हैं कि इसका ध्वन्यर्थ क्या है। असल में धर्म सरीखी कविता लिखना बहुत कठिन काम है। असल में यह कथन अपने आप में एक कविता है। जिस दिन जगूड़ी की यह प्रतिज्ञा पूरी होगी, वह दिन उनकी काव्य यात्रा का छलांग दिन होगा। इस संग्रह की कुछ कविताओं में इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। इस तरह की कविताओं के लिए जनमानस के भीतर गहरी पैठ, घनीभूत संवेदना, शैलीगत परिवर्तन और समग्र बोध अपेक्षित है। अब आते हैं चंद्रकांत देवताले। हमने लीलाधर जगूड़ी को देखा, चंद्रकांत देवताले को देखेंगे। चंद्रकांत देवताले ने एक सीमा तक धूमिल जगूड़ी के भाषाई आतंक से अपने को बचाया है। वह उन्हीं के समसामयिक कवि हैं। उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से और लकड़बग्घा हंस रहा है। धूमिल जगूड़ी के रहटारिक से बचने का अर्थ यह नहीं कि उनका अपना रहटारिक नहीं है। जांघों में छटपटाती नावें, समुद्र प्रार्थना सा बिछा रह जाएगा। पीले बुखार के रक्तहीन उजाले में आदि उनके अपने आविष्कृत मुहावरे हैं। मतलब यह कि आधुनिकता की तकनीक यहाँ भी है। स्थान स्थान पे उनके कथ्य की छौक भी मिल जाती है। रंडियों के जूते खाए दिन भूल के मुझे मत घसीटो इतवार के नाम पर। रंडियों के बाजार में नहीं जाऊंगा, पर यह सब हाशिए पर है। वह पीड़ा के कवि हैं। चंद्रकांत देवताले को बच्चन सिंह ने कहा है कि ये पीड़ा के कवि हैं। कविता को बुलेट बनाने की बड़बोली स्पृहा उनमें नहीं है। आज की दुनिया को सही दिशा में न ले जाने की कविता की अक्षमता उन्हें दुखी कर देती है, और यह जानते हुए भी कि भ्रष्ट परिवेश में व्यर्थ हो गई है। कविता मुझे उसी में मरना है। एक जगह कवि लिखता है, मैं भड़भुजे की तरह इन शब्दों को कब तक फोड़ता रहूँगा। मस्तिष्क के भीतर मृत मछलियों को अबोरते हुए दिन के चढ़ते बुखार को कब तक अपनी हड्डियों के थर्मामीटर में चुपचाप पढ़ता रहूँगा। इसी बेचैनी का फल है कि वह कहता है, मैं थिरकती हुई धरती पे खिलते हुए बसंत के साथ उस साबुत घर के सपने की कविता सौंपना चाहता हूँ। वे कविता की कमजोरी को जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सभ्यता के इस उफनते हुए उजाले में भूमिगत कैंसर के खिलाफ अपनी एक निहत्थी कविता को लेकर मैं भी कीचड़ की दीवार पे कुछ छाप देना चाहता हूँ। यहाँ पर कविता का सरोकार समाज का सरोकार बन जाता है। सामाजिक सरोकारों से संबंध कविता में एक प्रकार का संयम है। जहाँ कहीं उसका संयम मंद हुआ, वह कविता सपाट बयानी में बदल जाती है। विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनका काव्य संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहन के विचार की तरह चला गया। इतनी बड़ी रचना लिख दी है पूरा एक लाइन की कि वह आदमी नया गरम कोट पहन के विचार की तरह चला गया। कविता के अद्यावधि प्रतिमानों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उसे यथार्थवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद आदि के खानों में नहीं रखा जा सकता। उसकी अलग कोटि है। इसे लेखक के उपन्यास नौकर की कमीज के साथ पढ़ना चाहिए। उनके काव्य और उपन्यास दोनों पर लातानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। इनमें यथार्थ के साथ कुछ अयथार्थ, अद्भुत खिलंदड़ापन आदि का समावेश होता है।
यथार्थ सिर्फ सर्वहारा की फतह और गेहूं के भाव तक सीमित नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा उनका दूसरा काव्य संग्रह है। तो वह आदमी नया गरम कोट पहन के चला गया विचार की तरह। ये इनका पहला काव्य संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल का। और दूसरा मुझे इनका पहले से ज़्यादा मोस्ट लग रहा है, सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा किसका काव्य है? विनोद कुमार शुक्ल का। उनकी रचनाएं एक ऐसे जनतंत्र की देन हैं जहां लोग एक दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच विश्वसनीय संप्रेषण की कमी है। खंडित वार्तालाप उनकी नियति है। वे सारे भद्र पांडित्य को अस्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, चड्ढे में पत्नी की फटी पुरानी साड़ी की मजबूत किनारे के नाड़े से गठान लगाता हुआ परिवार हो गया। किंतु उनकी शैली कंपोजिशन कविता और पाठक के बीच ऐसा व्यवधान खड़ी करती है कि पाठक इसे लगभग जय हिंद कर लेता है। सन 1980 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कविता एक नया मोड़ लेती है। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित होते हैं, जैसे कुमार विकल का एक छोटी सी लड़ाई। तो एक छोटी सी लड़ाई रचना कुमार विकल ने लिखा है। अरुण कमल ने लिखा है अपनी केवल धार। मंगलेश डबराल ने लिखा है पहाड़ पे लालटेन। राजेश जोशी ने लिखा है एक दिन बोलेंगे पेड़। उदय प्रकाश ने लिखा है सुनो कारीगर। असद जैदी ने लिखा है बहने तथा अन्य कविताएं। पहले दो संग्रहों को छोड़कर शेष में आधुनिक भाषाई तकनीक का प्रयोग किया गया है। इन्हें समग्रतः नव्य प्रगतिशील या जनवादी रचनाएं कहा जा सकता है। इनमें गोला बारूद नहीं है। कवियों को कविता की सामर्थ्य सीमा मालूम है, अतः वे व्यापक जीवन से जो उनकी अनुभूति के अंग बन चुके हैं विषयों को चुनते हैं और उन्हें संवेदना के धरातल पे सामान्य मनुष्यों से जोड़ देते हैं। अब आते हैं कुमार विकल। कुमार विकल 7वें-8वें दशक के ऐसे कवि हैं जो वस्तुओं का सीधे साक्षात्कार करते हैं और चमत्कार मूलक मुहावरों के बिना उसे प्रतिबद्ध कविता में बदल देते हैं। उनकी विचारधारा किताबी विचारधारा नहीं है, बल्कि उनके रक्त मांस में घुल मिल के कवि व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग बन गई है। इसीलिए उनकी रचनाओं में व्यक्तिकता का संस्पर्श, सहज आवेग और ऊर्जा का समावेश हो जाता है। विचारधारा के अतिरिक्त उनकी कविताएं पंजाब की नदियों, प्रेम कथाओं, पहाड़ी धूप, पंजाबी भाषा और संस्कृति की छौक का जायजा लेती हुई बृहत्तर जीवन को समेट लेती है। इसके प्रमाण में उनके दोनों काव्य संकलनों एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है को देखा जा सकता है। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, कि कुमार विकल की दो काव्य संकलन है, एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में। आने वाले दिनों में परीक्षा में पूछा जा सकता है ये, क्योंकि एक आध दो प्रश्न नई कविता से, नई रचनाओं से आता ही है। तो इस बार कुमार विकल से आ जाए हो सके। तो रंग खतरे में है कुमार विकल, एक छोटी सी लड़ाई कुमार विकल। पहले वे प्रगतिवादी युद्ध कर रहे थे। विकल को युद्ध का हश्न मालूम था, इसीलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर लड़ाई को चुना, वह भी छोटी सी लड़ाई को। छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसी ऐतिहासिक समय में युद्ध में बदल सकती हैं। लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, वह कविता के भीतर भी है और बाहर भी। उनकी चाह है कि उनकी कविताएं बच्चों की लोरियां बन जाएं, जिन्हें नदियों में मछुआरे, खेतों में किसान, मिलों में मजदूर झूमते गाएं। किंतु वे काली हवाओं का बिंब लाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनकी रचनाओं में काली हवाओं का बिंब नहीं है, अतः वे अपनी कविताओं के बिंबों के खिलाफ लड़ते हैं। जब वे चुप रहते हैं तो संघर्ष और तेज हो जाता है। लेकिन नागार्जुन कहते हैं, मेरी इस चुप्पी को गलत मत समझना, मैं तो अपने आप को
एक और लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हूँ। कुमार विकल कहते हैं कि लेकिन नागार्जुन, मेरी इस लड़ाई को चुप्पी को गलत मत समझना। मैं तो अपने आप को एक और लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हूँ और अपनी कविताओं के बाहर एक सामरिक चुप्पी में कविता के बाहर कोई बड़ा हथियार गढ़ रहा हूँ, पर यह एक किताबी यूटोपियन बन जाता है। वे गहरे अर्थों में परिवर्तन के पक्षधर हैं, जो सिद्धांतों पर नहीं, प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है। उन्हें घर याद आता है जिसमें माँ खामोश दिए सी जलती थी और घर एक शराबी के कदमों की तरह लड़खड़ाता था। इंकलाब के रास्ते पे एक और घर है जिसमें एक खासती बत्ती और एक डर है। इन डरों को भूल के परिवर्तन के माया दर्पण में क्रांति की क्रोध देखना क्रांति का बेहद सरलीकरण है। इन अनुभवों को समेटता हुआ कवि कहता है कि मेरा ध्यान पत्नी की हड्डियों, बच्चों की गालियों की ओर जाता है, लेकिन हर बार देश की सरहदों पर लौट आता है, जहां दुश्मन की फौजें तैनात हो चुकी हैं और देश खतरे में है। सरहद के खतरे की आहट सिर्फ विकल की कविता में मिलती है। देश के भीतर वामपंथी दलों का अलगाव भी उनका सरोकार है। वे प्रार्थना करते हैं कि रोशनियां एक में मिल जाए। कहीं कहीं नक्सलवाद भी झांक जाता है और तरक्की पसंद नक्सलवादी भी। इनके अतिरिक्त उनकी कविता में चंबा के चौगान में बैठी गाय है, प्यारी धूप है, सतलज, व्यास, रावी आदि का आदिम संगीत है, कस्बे की गंध है। कवि कहता है, जब तक बहता है झरना और मंडराती है मेरे जिस्म के आसपास एक पहाड़ी कस्बे की गंध, मैं नहीं अकेला, मैं नहीं निसंग। इन उल्लासपूर्ण रंग गंध के भीतर से एक करुण स्वर भी सुनाई पड़ता है। सभी प्रार्थनाएं लेकर मुझसे एक शराबी कविता दे दो। इसका दायित्व तो किस पर है? यदि शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो विकल की कविताएं अभिधा उत्तम काव्य है का मॉडल हैं। विपाशा की हार जैसी एक दो कविताओं को छोड़कर सर्वत्र कविता की लय जीवन की लय में घुली मिली है। कहीं पहाड़ी नदियों का आवेग तो कहीं मैदानी नदी की मंथरता। अब आते हैं अरुण कमल। तो अरुण कमल को हम देखेंगे। अरुण कमल प्रगतिशील धारा के कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता की धार इस तरह से पैदा की है जिसमें आधुनिकतावादी तकनीकी कारीगरी नहीं है। इसलिए उनकी कविता बिना किसी व्यवधान के अपना लक्ष्य भेद कर लेती है। अपने समकालीन कवियों से विचारधारा में भिन्न न होते हुए भी भाषा शैली में भिन्न हैं। वे त्रिलोचन की परंपरा के कवि हैं, लेकिन उनकी सरल दिखाई पड़ने वाली कविताओं में थोड़ा बहुत बांकपन है ही। बांकपन कविता का आंतरिक गुण है। जहाँ वह नहीं है वहाँ उनकी कविताएं कमज़ोर पड़ गई हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वे प्रतिबद्ध कवि होते हुए भी न उसका बयान करते हैं न बखान। यही उनकी शक्ति है। अपनी केवल धार उनका काव्य संग्रह है। अरुण कमल ने लिखा है अपनी केवल धार। उनका सौंदर्य का अपना एस्थेटिक्स है। शुक्ल जी के शब्दों में यह कर्म का सौंदर्य है। कर्म भी तरह तरह के होते हैं। बारिश, आंधी, तूफान, अत्याचार से टकराने में ही सौंदर्य निहित है। धरती की ओर से संघर्षरत पेड़ों का एक दृश्य है। गरजता है गगन और बिजलियों की देह में सोखने को उद्यत। गरजते हैं धरती की ओर से ये वृक्ष ठहरेगा। कौन इस राह पर आज देखेगा? कौन इन संघर्षरत वृक्षों का दुर्धर्ष सौंदर्य? इस तरह का सौंदर्य मई का एक दिन में है। मई का एक दिन कविता लिखे हैं ये, उन्हीं में इस तरह का सौंदर्य है। वह अपनी थकान, हार, पारिवारिक दुख को वियतनाम और
कबाड़ियों के संघर्षों से जोड़ के जीत का अनुभव करने लगता है। कंबोडिया के संघर्षों से जोड़ के जीत का अनुभव करने लगता है। प्रकृति भी इसी संघर्ष में लगी हुई है। वह स्वयं भी अशोक पेड़ की तरह अतल ताप को हरे रंग में बदलता है। नीला आकाश ताल में अपनी शाखाएं फेंक रहा है। अब वह भविष्य से बातें करने के लिए प्रस्तुत है। हाशिए पर अंकित अंतर विरोध के बावजूद सूर्य ग्रहण ऊर्जा और संघर्षजन्य सौंदर्य की कविताएं हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने खड़े हैं। ग्रह कक्ष की अभूतपूर्व हलचल, सौंदर्य के इस विपुल पुंज को देखने की ललक किस सहृदय में नहीं होगी, पर अपनी आंखों के मूल्य पर नहीं। ग्रहण के बाद भी सूर्य बना रहना उसका आंतरिक धर्म है। ग्रहण 3, ये भी अरुण कमल का काव्य है। ग्रहण 3, इसमें ब्रह्मांड का भव्य सौंदर्य द्रष्टव्य है। जो देख सके वह देखे। अंत में सिर फिरे लोगों के विरोध में कवि कहता है कि ऐसी सुंदरता कौन काम की, जिसके देखे दीदा फूटे। एक नवजात बच्ची को प्यार में प्यार का पारंपरिक ढंग बदला हुआ है। प्रायः लोग स्त्री का तिमिरच्छन्न वर्तमान देखते हैं, लेकिन कवि ने उसका भविष्य का यथार्थ चित्र खींचा है। वह इतिहास के परिवर्तनमान प्रवाह को जानता है। अतीत की स्त्रियों, बच्चियों के वरक्ष भविष्य का यह चित्र एक भव्य वास्तविकता है। टूसे से टहकती देह और माथे की कस्तूरी गंध नवजात बच्ची के वर्तमान का ही सौंदर्य नहीं है, भविष्य का भी है। करुणा के घोल के कारण दृश्य का प्रभाव और बढ़ गया है। दर्जन के वर्ग भेद में भी करुणा की आस्वाद्यता है, जिसे कवि ने एक शब्द नहीं द्वारा अभिव्यक्त किया है। कर्मा का गीत, रोली का टीका सोच भरे ललाट पर लगता है। सब मिलाकर वह उर्वर प्रदेश का कवि है, जहाँ अखुए निकलते हैं, कंछा फूटता है। कुछ कविताएं हैं जैसे होटल, हाथ, खबर अपनी सपाट बयानी में कमजोर हैं। अरुण कमल का दूसरा काव्य संग्रह है सबूत। उनकी काव्य यात्रा के विकास का सबूत नहीं दे पाता। अब आते हैं मंगलेश डबराल। इनके काव्य संकलन पहाड़ पर लालटेन पढ़ते समय अमृता शेरगिल के चित्रों की याद आती है। शेरगिल के पहाड़ी चित्र रेरी के चित्रों की तरह चटकीले नहीं हैं। वे पहाड़ी धुंधलके और उदास रंगों से बुने हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन के परिदृश्य भी कुछ कुछ उनसे मिलते जुलते हैं, फिर भी भिन्न। शेरगिल की वर्गीय स्थिति डबराल से भिन्न है। शेरगिल ने चित्रों को सहानुभूति दी है तो डबराल ने आत्मानुभूति, पर उनका दूसरा संग्रह फ्लॉप है। पहले संग्रह में पहाड़ से महानगर से निर्वासित कवि की अत्यंत आत्मीय स्मृति बिंब है। यहाँ से वहाँ तक स्मृति बिंबों की माला फैली हुई है। शुक्ल जी के शब्दों में वह स्मृति रूप विधान का कवि है। इसमें शहर के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ को और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में शहर को देखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने पर ही उनकी रचनाओं की आर्द्र अर्थवत्ता प्रत्यक्षीकृत होती है। उनकी रचनाओं को जिस क्रम से रखा गया है उसमें एक प्रकार का प्रबंध विधान भी मिलता है। भाषा में मुहावरा गढ़ने का चमत्कार नहीं है। इसमें अभिधा मूलक ध्वनि है, वक्रोक्ति नहीं है। लालटेन की मध्यम रोशनी और ढलान की पहाड़ी लय की धीमी आहट कविता की प्रत्येक पंक्ति में सुनाई पड़ेगी। संग्रह की अंतिम कविता में इसकी लय कुछ तेज होकर भविष्य का संकेत करती है। आरंभ में वह पहाड़ी वसंत से विदा लेता है, क्योंकि अब यह वसंत स्मृति शेष हो जाएगा। आवाज़ें पहाड़ी गांव का सवाक चित्र ही नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि बांघ से हुकरने की आवाज़ एक प्रतीक भी बन जाती है। आते जाते से शहर का पालतू सूर्यास्त और सनसनीखेज खबरें हैं। पालतू सूर्यास्त की ध्वनि पहाड़ी सूर्यास्त की स्वच्छंदता और रंगीनी तक फैल जाती है।
यंत्र थी वह नदी, में पहाड़ का उल्लेख नहीं है, सिर्फ नदी का है। हमेशा उनफती, अपने तटों पर पत्थरों को प्यार करती, उस नदी से शुरू होते थे दिन, उसकी आवाज़ तमाम खिड़कियों पे सुनाई देती थी। लहरें दरवाज़ों को थपथपाती थी, बुलाती हुई लगातार। नदी की गतिविधियाँ पहाड़ी नदी का ही संश्लिष्ट चित्र नहीं उपस्थित करती, बल्कि गांव का भी करती हैं, जो उसके किनारे अब नदी नहीं है। प्रश्न होता है क्यों नहीं है? उसका उत्तर शहर है। अकेले आदमी का नाम शहर है, जहाँ पत्ते मरते हैं, प्रेम संबंध खत्म होते हैं। शहर सीटियाँ बजाता है, लोगों को मनचाही शक्ल में ढालता है। कवि कहता है, तमाम संबंधों को विदा करने के बाद मैं यहाँ उगा हूँ। यहाँ वह रहता है, होता नहीं। तुम्हारा प्यार पूरा गांव है, जहाँ मैं होता हूँ। लालटेन का प्रकाश आग बनता है, उसमें गिरवी, खेत, भूख, बाढ़, महामारी से मरे लोग दिख रहे हैं। इसके फलस्वरूप जंगल से लगातार दहाड़ आ रही है। इच्छाएं दांत पैने कर रही हैं पत्थरों पर। दूसरा संग्रह उनका है घर का रास्ता। ये काव्य का रास्ता नहीं बन पाता। राजेश जोशी प्रतिबद्ध कवि हैं। वे अपने विचारों और भाव के लिए कहानी बनाते हैं, कहानी को फेबुल में बदलते हैं और फेबुल को मिथ में। फेबुल के अपने खतरे भी होते हैं। फेबुल मिथ में न बदल के अनियोक्ति हो जाता है तो काव्य तत्व का क्षरण हो जाता है। वे लोक कथा शैली का भी प्रयोग करते हैं। यह आधुनिकता की तकनीकें हैं जो अब सर्वमान्य हो चुकी हैं। जोशी ने इसे अपने ढंग से अन्वेषित किया है, पर फेबुल के खतरनाक पहलू से वे सर्वत्र सतर्क नहीं हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ उनका चर्चित काव्य संग्रह है। चाकू, चिड़िया, बच्चा, घोड़ा, हवा, पेड़ आदि से उनका काव्य संग्रह बोलो एक दिन पेड़ भरा पड़ा है। चमत्कारिक चाकू को हिले, चाकू में चमत्कार ही चमत्कार है, जिससे वे अपने कमरे की गलीचों, दीवारों, गैलरियों और आंगन के नाप की धूप काट कर ले गए। अंत में कवि इस चाकू की काट का इशारा करता है। यह अनियोक्ति कविता है। अंतिम पंक्ति का इशारा इसकी अनियोक्ति होने की पुष्टि करता है। इसमें चाकू, धूप आदि स्वयं में कुछ नहीं है, इसलिए कविता एक सामान्य जादूगरी बन जाती है। लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा आदि स्वयं में भी है, इसलिए अनियोक्ति नहीं है। वे वस्तु होकर ही कुछ ध्वनित करती हैं। भारतीय आचार्यों की शब्दावली में उनमें वस्तु ध्वनि है। इनमें कवि का सामाजिक अभिप्रेत कविता की जमीन नहीं छोड़ता। किस्सा तोता मैना, रमजान मियाँ, बतर्ज, भोपाल और लोक कथा अच्छी कविताएं हैं। किस्सा तोता मैना का तर्क लोक कथा का है। वही लय, वही भाषा, वही नाट्यमानता। किताब की बोली में अद्भुत ताकत है। उड़ा इन्हें और दे गाली, कंगाली का राज किताब अर्थात ज्ञान से खुलेगा। रमजान मियाँ से बातचीत में भोपाल की अस्थानिकता जान डाल देती है। इसकी केंद्रीय पंक्ति है, अल्लाह का फजल है। कवि के संपूर्ण संदर्भ में यह तीखे व्यंग में बदल जाते हैं। लोक कथा कविता की सामाजिकता को लोक कथा के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अब आते हैं उदय प्रकाश। इनके भी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर। राजेश जोशी की तरह उदय प्रकाश भी प्रतिबद्ध कवि हैं। राजेश के पास काव्य रूप है। राजेश के पास काव्य रूप है, किंतु उदय प्रकाश में प्रतिबद्धता का उत्साह है। उत्साहित प्रतिबद्धता अपने आप में हुमक कर रह जाती है।
न कविता में रह पाती है और न उसके बाहर जा पाती है। सामूहिकता पर बार बार बल दिया गया है। अब सिर्फ मैं नहीं था अकेला। अपने जागने में चलने के पहले एक बार और पुकार मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दूसरी कविता हाल चाल में वे लिखते हैं कि ये अकेले का सफ़र नहीं है जीवन दास, तुम अपनी साइकिल के अकेले अनोखे सवार नहीं हो। एक तो यह थीम इतनी पिटी हुई हो गई है कि अपने बासीपन में आग्राह्य हो जाती है, और दूसरे कविता में मीडिएशन की आवश्यकता होती है, वहाँ भी यह अनुपस्थित है। उदय प्रकाश के व्यक्तिगत परिवेश और सुख दुख की कविताओं में आत्मीयता है, नयापन है और संवेदना को छू सकने की क्षमता है। एक प्रेम कविता का एक अंश है। मैं उसकी खामोशी की बगल में एक पत्र रख के लौट आया। उसमें मेरी नींद के करीब एक गुलाब रख दिया। अक्षर और खुशबू के फासले पे हमने एक दूसरे का नाम लिखा। यह स्मृति बिंब की कविता है। सब कुछ छूटते चले जाना कविता के अमूर्तन को मूर्त कर देता है। व्यक्तिक संवेदना से पुष्ट कविताओं में संतुलित अमूर्तन है, लेकिन सपाट जनवादी कविताएं चल नहीं सकती क्योंकि उनमें अमूर्तन की कमी है। असद जैदी भी स्मृति बिंबों के कवि हैं। मंगलेश की अपेक्षा जैदी के बिंबों में मैदानी धुंधलका अधिक है। आत्मसंघर्ष दोनों में है। जैदी का मुख्य आधार करुणा है। ऐसा लगता है आज के दिन मुझे नहीं मिलेगा किसी भाषा में करुणा के वजन का कोई शब्द। यह कथन अपनी भाषा की प्रकृति की गहरी समझदारी का सूचक है। रह रह के यह करुणा कवि को ही अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। पुनः बड़ी ही निर्ममता से वह अपने को उससे अलग कर लेता है। करुणा और निर्ममता के तनाव में बनती है उसकी कविता। संग्रह की अधिकांश कविताओं में उदास आत्मालाप है। विस्मृतावास प्रस्ताव, ऐसा आदमी था, मैं खामोशी और हंसी। बहने आयशा के लिए कुछ कविताएं यदि में करुणा और निर्ममता का गहरा अंतर्द्वंद है। विस्मित आवाज में कवि कहता है, खुलो मेहमानों को पानी दो और यह पूछना कि माँ कहाँ है, सारे प्रसंग को करुण बना देता है। अशोक वाजपेयी आते हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में तो बच्चों और चिड़ियों से लोगों की परेशानी होती थी, पर बाद में यह उनकी काव्य रचना के सर्जनात्मक अंग हो गए। वह कविता का सांचे ढाला मार्ग छोड़कर अपनी अलग पहचान बनाता है। अनेकानेक मताग्रहों और धारणाओं से अपने को मुक्त रखकर वह एक हद तक कविता को भी मुक्त करता है। उसका मानना है कि अभी भी जीवन में सौंदर्य, आर्द्रता और इंद्रियता शेष है। छायावाद के विरोध में चलने वाले काव्य आंदोलनों में जन्मी कविताओं में क्रमशः निरंध्र नीरसता और उभरती गई। बौद्धिक रुखाई और छायावाद विरोधी फैशन को किनारे हटाकर उसने अपने काव्य को नव रोमानियत और नए राग से संवारा। वह राग बोध का नहीं, राग वृत्ति का कवि है। उसकी कविता के मुख्य विषय हैं प्रेम, प्रकृति, जीवन और मृत्यु। सामाजिकता अस्पृश्य नहीं है, पर वह ढांचाबद्ध भी नहीं है। प्रेम से देह का महत्व उसे अस्वीकार्य नहीं है, किंतु देह के आर पार भी बहुत कुछ है। शब्द से भी जागती है देह, जैसे एक पत्ती के आघात से होता है सवेरा। शब्द और सवेरा अर्थ के नए आयाम उद्घाटित करते हैं। प्रेम में एक नवोन्मेष भर उठता है। विदा में तुम चले जाओगे और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे, और सुख दुखात्मक अनुभूति की दुखती रग रग पे उंगली रख देता है। वह छोटे छोटे सच का कवि है। सच चाहे प्रेम का हो, जीवन का हो या मृत्यु का, किंतु एक सच और होता है,
दूसरों के दिए ढांचे में अपने को लगातार ढालने का सच। इस सच से उसे घृणा है। ढांचे ढले सच में जीवन उल्लास नहीं होता। उसे आशा है कि सब कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ तो बच ही जाएगा। इसे दूसरी कविता में स्पष्ट किया गया है। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। आज के सर्वनाशी परिवेश में समूचा आदमी नहीं बचेगा, किंतु थोड़ा सा बच सकता है। अशोक की कविता इसी को बचाना चाहती है। मृत्यु गीतों में सबसे महत्वपूर्ण गीत है बहुरी अकेला, जो कुमार गंधर्व के दिवंगत होने पर लिखा गया है। तो बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी का मृत्यु गीत है और ये कुमार गंधर्व के दिवंगत होने पे लिखे हैं। इस विदा गीत के कैनवास पे जीवन में मृत्यु, मृत्यु में जीवन, रहस्य, जिज्ञासा, प्रार्थना का मौन और वैष्णवी समर्पण है। हिंदी की लंबी कविता परंपरा की यही विशिष्ट कड़ी है। भाषा सरल किंतु अंदाज नया है। सहर अब भी संभावना है एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं बहुरी अकेला, इनके काव्य संग्रह हैं। ऋतुराज कुंभज, विष्णु खरे, गिरधर राठी, विजेंद्र प्रयाग शुक्ल, भगवत रावत, सोमदत्त, ज्ञानेन्द्रपति, कुमार कृष्ण, बाल रवि आदि उल्लेख्य हैं। अब आतंक और दहशत के बावजूद राष्ट्रों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया है। समस्याएं बदल गई हैं, मत वैभिन्न का अवकाश बढ़ गया है। जनतांत्रिक समाजवाद की ओर जो रुझान पैदा हुआ है, उससे एक नया सोच विकसित हो रहा है। नई पीढ़ी इन परिवर्तनों से अवगत है। पिछले 2 दशकों में चोर दरवाजे से घुसे रूपवाद के प्रति भी वह सतर्क है। लोरका को याद करते हुए हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी एक दमकता इस्पात जैसा ढला गीत देगी, जो विचारों से समृद्ध, पछतावे और पीड़ा से अम्लान तथा उड़ान भरे सपनों से बेदाग होगा। यहीं पे हमारा समाप्त होता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। 56 वीडियो में हमने इस क्लास को समाप्त किया। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं किसी के यहाँ, जिसको पढ़ना हो बिल्कुल क्रम से पढ़ सकता है। ठीक, 56-57 वीडियो में पूरी क्लास ख़त्म। तो क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगली किताब हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चन सिंह का ही जब पढ़ लिया दूसरा इतिहास, तो आधुनिक इतिहास पढ़ें। इन्होंने लिखा है ना, एक आधुनिक इतिहास भी इन्होंने लिखा है, तो वो और भी दिलचस्प है। उसमें नए उपन्यास, कहानी, नाटक सब मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसमें तो बहुत थोड़ा थोड़ा दिया है ना। आधुनिक काल पे विशेष है ये है वो, तो वो और ज़बरदस्त है। तो उससे और हमें अनुभव मिलेगा, रचनाएं मिलेंगी, पंक्तियाँ मिलेगा। रचनाओं के अंदर के बारे में भी बताए हैं कि क्या स्टोरी है उसकी। तो वो भी लगभग आधुनिक इतिहास है, लेकिन इतनी मोटी वो भी है। वो भी 350 या 400 पेज की है। ये 450 पेज का है, तो वो 400 पेज की है। पर उसके पेज थोड़े वो क्या हैं, छोटे हैं। छोटे क्या, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से छोटे हैं। तो उसका भी 50-55 क्लासें होंगी ख़त्म करने में। पर उसको शुरू किया जाए, अगर आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। तो फिर लाइव क्लास तो चल ही रही है। लाइव क्लास के बारे में भी सूचना देनी है कि लाइव क्लास 8 बजे से होगा। मैं लेती हूँ 8 बजे से लेके और 8:50 तक होता है। भक्ति काल से इस समय प्रश्न चल रहा है। मैं टॉपिक वाइज लेके चलती हूँ और लास्ट में कुछ प्रश्नोत्तरी भी करती हूँ, मिक्स सिलेबस से 1 लाइनर। और फिर क्लास शुरू होने वाली है उमेश सर की भी 9:30 बजे से। तो उनका जो रहेगा बिल्कुल मिक्स रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा और मिक्स रहेगा पूरे सिलेबस से। बिल्कुल यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होता है ना, उसी के पैटर्न पे रहेगा, उसी की तरह बिल्कुल पेपर एकदम। भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, गद्य पद्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, तो सब चीज़ से वहाँ प्रश्न आपको मिलेगा। तो डेली क्लास में 60 प्रश्न कराया करेंगे, वो बहुत बढ़िया होने वाली है दोनों प्रैक्टिस सेट। तो जुड़ जाइए और सबको भी जोड़ लीजिए चैनल पे और क्लास शुरू कर दीजिए। पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो पढ़ने वालों के लिए तो डेट का इंतज़ार ही नहीं है। जिसको नौकरी लेना है वो पढ़ रहा है अपना, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।
कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक।